ये आरपीएससी का एक नया पेपर जो है वो यहाँ पर है। इसके प्रश्न उत्तर भी जो है वो हम इसमें करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नांकित में से किस युग्म के दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं? यानी इनमें से किस युग्म के दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं? तो ये हमें पता है कि रसखान और मीराबाई जो हैं वो संप्रदाय निरपेक्ष थे, वो किसी संप्रदाय में नहीं थे, लेकिन कृष्ण भक्त कवि जो है वो थे। दूसरा प्रश्न है, 16वीं 17वीं शताब्दी भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग मानने वाले पहले विद्वान हैं। तो ये जो विद्वान हैं ये है जॉर्ज ग्रिशन जो है, इन्होंने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग जो है वो माना है। तीसरा प्रश्न, दो कथन हैं इसमें, दो कथन हैं और इन कथनों में जो है वो ये दोनों ही कथन जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे किंतु नाथ पंथी उनके विरोधी थे। इन कथनों के संबंध में सही विकल्प हैं। तो ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे के पूरक कथन हैं। कथन क और कथन ख एक दूसरे के पूरक कथन जो है वो है। चौथा प्रश्न है कि हिय निर्गुण नयनी सगुण रसना नाम सुनाम और मनहु परट संपुट लसट तुलसी ललित ललाम। तुलसी की इन पंक्तियों का आशय है। अब देखिए इन पंक्तियों का आशय मैं आपको बताता हूँ। इनमें जो है वो तुलसी द्वारा यहाँ निर्गुण एवं सगुण का समन्वय अभिप्रेत है। निर्गुण और सगुण का, ये देखिए निर्गुण सगुण, ही निर्गुण नैनी सगुण रसना नाम सुनाम। तो निर्गुण और सगुण का जो है वो समन्वय अभिप्रेत है। 5 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के संत काव्य में, हिंदी के संत काव्य में किस धर्म की स्थापना का प्रयास है? तो संत काव्य के अंदर जो है वो विश्व धर्म की स्थापना का प्रयास जो है वो है। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें कि संत काव्य के संदर्भ में कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो सही उक्ति जो है वो कौन सी नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न आजकल खूब पूछे जाते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सी उक्ति सही नहीं है। तो पहली उक्ति है इसमें कि संत काव्य में युगबोध मिलता है, ये बिल्कुल सही है। संत काव्य की भाषा कृत्रिमता विहीन सरल और सहज है, ये भी सही है। संत काव्य में रस निरूपण का विशेष प्रयास मिलता है, ये गलत है। रस निरूपण का विशेष प्रयास नहीं मिलता है इसमें, क्योंकि संत काव्य के अंदर जो है वो केवल शांत रस की ही प्रधानता है। संत काव्य में आत्मानुभूति की प्रासंगिक प्रामाणिकता पर बल दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। जैसे 7 नंबर का इसमें आगे का प्रश्न है कि हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की फारसी मसनवियों से प्रभावित मानने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन से तर्क को आधार बनाया है? तो हिंदी प्रेमाख्यानों के प्रेम चित्रण में नायिका की अपेक्षा नायक में विरह का आधिक्य है। इस कथन को जो है उन्होंने तर्क बनाया है। प्रश्न देखिए इसमें, निम्नलिखित रचनाओं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो ये हमें पता है मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है और मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। इनका प्रश्न खूब आता है इन रचनाओं का। वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनमें से नहीं है। तो इनमें से वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक में श्री शंकराचार्य जो है वो नहीं है। देखिए उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, उनमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है। तुलसी के संदर्भ में यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ये जो पंक्ति है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। अष्टछाप के भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? कौन थे यानी इनमें से कौन से नंबर पे जो है इनके चारों शिष्य जो है वो थे? देखिए इनके जो हैं
वो अष्टछाप में वल्लभाचार्य के और विठलाचार्य के 8 कवि थे, 4 कवि। तो वल्लभाचार्य के कवि जो हैं वो इनमें जैसे सूरदास है, परमानंद दास है, कुंभन दास है, कृष्णदास है। ये जो कवि हैं ये वल्लभाचार्य के कवि शिष्य थे। मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय का संबंध किससे है? तो गौड़ीय संप्रदाय जो है उसका संबंध कृष्ण भक्ति काव्य से है। और गौड़ीय संप्रदाय जो है ये किससे संबंधित था? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक यदि पूछ लिए जाए तो चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु, ये नाम हमें ध्यान में रखना है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है इसमें कि जान्यो चहेजू थोरे ही रस कवित को वंश, और तिन है रसिकन के हेतु यह किन हो रस सारंश। तो इसमें रस की बात जो है वो कही गई है। तो रस की बात यानी जहाँ पर छंद, रस, अलंकार यानी काव्यांगों की बात जहाँ पर होती है रीतिकालीन साहित्य में, तो उसमें आचार्य तव होता है। ये पंक्तियाँ रीति साहित्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती हैं? तो ये आचार्य तव की ओर संकेत करती हैं। रीतिकाल में इनमें से कौन सी परिस्थिति नहीं थी? इस तरह के प्रश्न जो है वो आजकल पूछे जाते हैं कि कौन सी परिस्थिति नहीं थी। विलास वैभव का खुला प्रदर्शन था, बिल्कुल था। समाज में सामंतशाही के दोष दिखाई दे रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता के कारण उपद्रव शांत हो गए थे, ये गलत है, ये गलत परिस्थिति है रीतिकाल की। कवियों को आश्रयदाता की रुचियों का ध्यान रखना पड़ता था, ये भी सही है। तो ये 3 नंबर का कथन जो है वो परिस्थिति जो है वो सही नहीं है। रीति मुक्त काव्य की विशेषता इनमें से नहीं है। अब देखिए रीति मुक्त काव्य की विशेषता नहीं है इनमें से, तो इनमें देखिए प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग, ये तो है। व्यथा प्रधान प्रेम वर्णन, ये भी है। इंद्रिय वासना की प्रधानता, ये नहीं है। भावावेग में की मुक्त भाव से अभिव्यक्ति, ये भी है इसमें। इंद्रिय वासना की प्रधानता जो है वो रीति मुक्त काव्य के अंदर नहीं है। रीति मुक्त काव्य, ये ध्यान में रखना में, रीति मुक्त काव्य के अंदर इंद्रिय वासना की प्रधानता नहीं है। स्वच्छंद प्रेम जो है वो स्वच्छ प्रेम जो है वो इसमें किया गया है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरेत कवित बनावत, यह पंक्ति किसकी है? तो ये घनानंद की पंक्ति है और असंख्य बार रिपीट हुई पंक्ति है। ये परीक्षाओं में जो है वो ज़्यादातर पूछी ही जाती है। वैदे ही हिंसा हिंसा न भवती, प्रहसन के रचनाकार कौन है? तो ये रचना भी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है वो बार बार जो है वो परीक्षाओं में पूछी जाती है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। देखिए भाग्यवती सरदाराम फुलेरी का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। परीक्षा गुरु श्री निवास दास का पहला जो है उपन्यास माना जाता है। और धूर्त रसिक लाल लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है, ये भी सही है। चंद्रावली जो है, चंद्रावली किशोरीलाल गोस्वामी की रचना नहीं है। चंद्रावली जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास कौन सा है? तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जो है वो इनमें से कौन सा है? तो इस तरह का उपन्यास जो है वो इसमें देखिए चंद्रकांता जो है वो तिलिस्म अय्यारी उपन्यास की श्रेणी में आता है। देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ ये उपन्यास है। 20 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? तो प्रगतिवाद जो है वो मानवतावाद से संबंधित है, प्रगतिवाद अध्यात्म से संबंधित नहीं है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी प्रगतिवाद मानवता से संबंधित भी है, प्रगतिवाद वर्ग संघर्ष से संबंधित भी है, प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ भी है, अध्यात्म नहीं है प्रगतिवाद के अंदर। प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार नहीं है, यानी नहीं है। प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ रचनाकार जो है वो इनमें से अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय जो है वो तार सप्तक से शुरू होता है और वो प्रयोगवाद वहाँ पर जो है वो शुरू हो जाता है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी अज्ञेय को जो है वो माना जाता है।
तो रामविलास शर्मा, रांगे राघव और केदारनाथ अग्रवाल जो है ये प्रगतिवाद से संबंधित साहित्यकार हैं। 22 नंबर का इसमें प्रश्न है कि ये कौन से काव्य से संबंधित पंक्तियां हैं, यानी इस कविता में यानी किस युग की कविता में, इस कविता में हरासोन्मुखी मध्यवर्गीय समाज का जीवन चित्र है। इसमें मध्यवर्गीय व्यक्ति जीवन की समस्या, जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित किया गया है। ये पंक्तियां किस काव्य के संदर्भ में सटीक हैं, तो ये है प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में बिल्कुल सटीक विशेषता जो है वो इसमें दी गई है। यानी व्यक्ति जीवन की समस्त जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय, मानसिक संघर्ष के सत्य को बड़ी बौद्धिकता के साथ उद्घाटित इस कविता में किया गया है, तो प्रयोगवादी काव्य आएगा। क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है। यह पंक्ति किस कविता के लिए सटीक बैठती है, तो ये नई कविता के लिए बैठती है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इस तरह के प्रश्न खूब आते हैं परीक्षा में। सुमेलित नहीं है तो देखिए इंदुमती सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी है। इंदुमती सन 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। इंदुमती सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित ये नहीं है। ऊपर आ चुका है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। और ये जो पत्रिका है सुदर्शन पत्रिका, ये 1900 ईस्वी से मासिक है जो काशी से निकलती थी, मासिक पत्रिका है, काशी से निकलती थी, लेकिन इसमें ये कहानी जो है वो प्रकाशित नहीं हुई। देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, उनके प्रकाशन वर्ष से जो है वो मेल करना है। तो सेवा सदन जो है वो सन 1918 में प्रकाशित उपन्यास है, और गबन जो है वो 1931 में प्रकाशित उपन्यास है। रंगभूमि जो है वो 1925 में प्रकाशित है, और कायाकल्प 1926 में प्रकाशित उपन्यास है। ये चारों ही उपन्यास जो है वो मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए हैं। यहाँ पर सुमेलित करना है, रचनाओं को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृंदावन लाल वर्मा जो है गढ़कुंडार के लेखक हैं, ये उपन्यास है। निराला जो है उनका उपन्यास है अप्सरा, और चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है हृदय की परख, और भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा। ये सारे ही उपन्यास प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, देखिए साहित्य का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कथन दे रखे हैं दो, और दोनों ही साहित्य से संबंधित कथन है। कथन है कि शेखर एक जीवनी 1941 के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ आया। अज्ञेय का उपन्यास है ये। दादा कामरेड 1941 में पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद का समर्थन है। यानी इन कथनों से संबंध सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही कथन है। शेखर एक जीवनी से नया मोड़ आया हिंदी उपन्यास की दिशा में, और दादा कामरेड 1941 में प्रकाशित पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद का समर्थन है। दादा कामरेड। ये देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित कौन सा युग्म है, कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। तो इसमें देखिए फणीश्वरनाथ रेणु रतिनाथ की चाची, ये तो सुमेलित नहीं है क्योंकि रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है, और प्रति प्रिय कथा फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। इसमें देखिए सूखता हुआ तालाब जो है वो रामदर्श मिश्र का जो है वो एक उपन्यास है। सूखता हुआ तालाब रामदर्श मिश्र का है। और इसमें देखिए कि एक उपन्यास है जलता हुआ गुलाब, तो जलता हुआ गुलाब जो है वो तरसेम गुजराल का उपन्यास है। उसी तरह सूखता हुआ तालाब जो है वो रामदर्श मिश्र का है। और राही मासूम रजा का आधा गांव है, तो ये सुमेलित है। कमलेश्वर जहां लक्ष्मी कैद है, तो जहां लक्ष्मी कैद है तो वो तो राजेंद्र यादव की कहानी है। और खोई हुई दिशाएं जो है वो कमलेश्वर की कहानी है। और गैगरिन जो है वो अज्ञेय की कहानी है। ये यहाँ पर सुमेलित है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक जो है वो बिल्कुल सही है। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित नहीं है, तो भारत आरत जो है वो इनका नहीं है।
अंधेर नगरी इनका है, भारत दुर्दशा है, सत्य हरिश्चंद्र भी है, और भारत आरत जो है ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक अच्छा नाटक है। भारत आरत जो 1888 में प्रकाशित हुआ था, एक प्रहसन है, और ये इसके लेखक हैं खड़ग बहादुर मल। खड़ग बहादुर मल जो है, खड़ग बहादुर मल, ये याद में रखना, खड़ग बहादुर मल इसके लेखक हैं, जो एक प्रहसन है भारत आरत। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद रचित नहीं है? अब देखिए इसमें जनमेजय का नागयज्ञ तो है, विशाख भी इनका है, स्कंदगुप्त भी है, महाराणा प्रताप जो है वो इनका लिखा हुआ नहीं है, और ये राधा कृष्ण दास का है। ये याद रखना है हमें, राधा कृष्ण दास का लिखा हुआ, राधा कृष्ण दास का लिखा हुआ महाराणा प्रताप उपन्यास नाटक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो हरि कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन ये सुमेलित है, हरि कृष्ण प्रेमी रक्षाबंधन सुमेलित है, और लक्ष्मी नारायण मिश्र राक्षस का मंदिर ये भी सुमेलित है। लाला श्रीनिवास अंधा कुआं ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ है, लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ ये नाटक है अंधा कुआं, और अंजो दीदी उपेंद्र नाथ का सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आजकल प्रश्न इसी तरह के आने लग गए, सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। भीष्म साहनी का हानुस सही है, भीष्म साहनी का हानुस, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग भी बहुत प्रसिद्ध है, और मिस्टर अभिमन्यु शंकर शेष का नहीं है। मिस्टर अभिमन्यु जो है ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ, लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ एक नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। और शंकर शेष जो है, शंकर शेष का जो नाटक है वो है एक और द्रोणाचार्य, जो प्रश्न आता है जिसका ज़्यादातर एक और द्रोणाचार्य का प्रश्न आता है जो शंकर शेष का है। समस्या पूर्ति किस काल की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो वो भारतेंदु युग की है। देखिए इनमें से नहीं है, और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, भारतेंदु युग की समस्या है समस्या पूर्ति। देखिए शिव शंभू का चिट्ठा लिखने वाले निबंधकार हैं, तो शिव शंभू का चिट्ठा जो है वो लॉर्ड कर्जन के जीवन पर आधारित बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ एक बहुत अच्छा निबंध लेखों का संग्रह है शिव शंभू का चिट्ठा, जो कि अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन जो है उसके क्रूर जो कार्य रहे हुए हैं उनके ऊपर व्यंग इसमें किया गया है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये हमें इसमें देखना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मारेशी मोही कुठाव ये तो सही है, और चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का चितवन की छाह ये सही नहीं है, क्योंकि ये विद्यानिवास मिश्र का है, विद्यानिवास मिश्र का है चितवन की छाह। कुबेरनाथ राय का रस आखेटक जो है ये भी एक प्रसिद्ध निबंध है। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह इनमें से नहीं है, तो देखिए तुम चंदन हम पानी ये तो उनका है, तुम चंदन हम पानी तो उनका है। गेहूं और गुलाब उनका नहीं है, गेहूं और गुलाब जो निबंध है ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो है ये निबंध है। आंगन का पंछी और बंजारा मन मैंने सिल पहुंचाई ये विद्यानिवास मिश्र के हैं। दो कथन दे रखे हैं, और दोनों ही कथन जो है वो बहुत अच्छे कथन हैं, और दोनों ही सही कथन हैं, ये साहित्य के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की ललक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेरनाथ राय भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्थान के निबंधकार थे। ये दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही हैं। इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। देखिए नगेंद्र जो है वो रसवादी समीक्षक हैं, नंदुलारे वाजपेयी छायावादी समीक्षक हैं, और नामवर सिंह मार्क्सवादी समीक्षक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है
वो मनोविश्लेषणवादी नहीं है, बाकी मानवतावादी हैं। सांस्कृतिक चेतना भी उनमें है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है। अब अगला प्रश्न आ गया, मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है। देखिए प्रश्न किस तरह से आया हुआ है, प्रश्न से ही प्रश्न अगला शुरू हो रहा है। जैसे ही प्रश्न खत्म हो रहा है वैसे ही प्रश्न जो है वो अगला शुरू हो रहा है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षक नहीं है, तो इसमें अज्ञेय तो है, डॉक्टर देवराज उपाध्याय भी है, हीला चंद्र जोशी भी है। प्रकाश चंद्र गुप्त जो है ये प्रगतिवादी आलोचक था। प्रकाश चंद्र गुप्त प्रगतिवादी आलोचक था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित 41 नंबर का प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर रचना सुमेलित सही है। रामविलास शर्मा की प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये भी सही है। और देवराज उपाध्याय की आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान, ये भी सही है। लक्ष्मीकांत वर्मा कविता के नए प्रतिमान, ये सही नहीं है। ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान जो है वो नामवर की रचना है, नामवर की रचना है। और इनकी जो रचना है उसका नाम है नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है नई कविता के प्रतिमान, और कविता के नए प्रतिमान है नामवर सिंह की रचना है। आंचलिक उपन्यास नहीं है। आंचलिक उपन्यास इनमें से यदि हम देखें 42 नंबर के प्रश्न में, मछली मरी हुई जो है ये आंचलिक उपन्यास नहीं है। राजकमल चौधरी की रचना है, ये उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। राजकमल चौधरी जो है उसका एक उपन्यास है मछली मरी हुई। अलग अलग वैतरणी, प्रतिपरी कथा, ये सब के सब जल टूटता है रामदर्श मिश्र का है। प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणु का है। अलग अलग वैतरणी जो है वो शिव प्रसाद सिंह का है। ये तीनों ही आंचलिक हैं। मछली मरी हुई जो है वो राजकमल चौधरी का उपन्यास है, यौन समस्याओं से संबंधित है। कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है? कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है? तो इसमें देखिए, कहीं ईशूरी फाग, झूला नट, चाक, शेष कादम्बरी जो है वो मैत्रेयी पुष्पा की नहीं है। अलका श्रावगी की रचना जो है वो इसमें है, शेष कादम्बरी। 44 का प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय से नट की ही वास्तविक राम समझकर दर्शक रसानुभूति करता है, यह मान्यता किसकी है? तो ये मान्यता जो है वो शंकुक की मान्यता जो है वो इसमें है। बहुत बार पढ़ा होगा इस प्रश्न को हमने। इनमें से रस का व्याख्याकार नहीं है। इनमें से रस का व्याख्याकार नहीं है। तो देखिए, नगेंद्र तो है, रसवादी है। रामचंद्र शुक्ल भी है, श्याम सुंदर दास भी है, और प्रकाश चंद्र गुप्त भी है। यानी इन्होंने रस के व्याख्याकार हैं, ये व्याख्या की है इन्होंने। और प्रकाश चंद्र गुप्त जो है वो नहीं है, क्योंकि प्रकाश चंद्र गुप्त जो है वो अलग है। इनमें देखिए, अरस्तु के प्रवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन के 3 अर्थ किए हैं। इनमें से कौन सा अर्थ व्याख्याकारों ने नहीं किया है? तो अर्थ परक जो है वो नहीं किया है। बाकी इसमें देखिए, नीति परक किया है, कला परक किया है, धर्म परक किया है। पेरी इप्सुस का संबंध है। पेरी इप्सुस तो ग्रंथ है एक, जो कि लॉन्जाइन्स का ग्रंथ है और उद्दात से संबंधित है। उद्दातीकरण, उद्दात सिद्धांत, काव्य में उद्दात तत्व है, तो ये पेरी इप्सुस ग्रंथ है। ऑन द सबलाइन इसका अंग्रेजी नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 सिद्धांतों में साम्यवाद की है? साम्यवाद की है इन्होंने 2 सिद्धांतों के अंदर। तो वो देखिए, इसमें अनुकरण वक्रोक्ति का नहीं किया है, अभिव्यंजना रस सिद्धांत नहीं किया है, अभिव्यंजना वक्रोक्ति सिद्धांत का है। अभिव्यंजना और वक्रोक्ति सिद्धांत को जो है वो साम्य की बात जो है वो उन्होंने कही है। नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति कौन सी है? नागमती वियोग खंड की पहली पंक्ति है, और ये हमें पता भी होना चाहिए कि नागमती चित्तउर पथ हेरा, ये इसकी पहली पंक्ति है नागमती वियोग खंड की। 50 का प्रश्न है,
प्रेम गाथाओं के संदर्भ में शुक्ल जी का विचार इनमें से कौन सा नहीं है? यानी शुक्ल जी का विचार प्रेम गाथाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, प्रेम गाथाओं की रचना फारसी की मसनवी शैली के ढंग पर हुई है। इस शैली की प्रेम कथाएं एक ही छंद में लिखी होती हैं। इस शैली की प्रेम गाथाएं मुसलमानों और हिंदुओं के ने समान रूप से लिखी हैं। ये गलत है, इसको नहीं माना है। इस विचार को उनके संदर्भ में शुक्ल जी का नहीं है। ये प्रेम कहानियाँ पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा में लिखी गई हैं, ये भी सही है। 3 नंबर का जो कथन है, विचार जो है, ये शुक्ल जी का प्रेम गाथाओं से संबंधित नहीं है। प्रश्न देखिए, जाय कहो बूझी कुशलात, यह पंक्ति किसने किससे कही है? तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास की पंक्ति है और गोपियों ने उद्धव से कही है। गोपियों ने उद्धव से कही है कि जाय कहो बूझी कुशलात, कुशलात यानी कुशल क्षेम। कहता है जाकर कहो उस श्री कृष्ण से कि हम उनकी कुशल क्षेम जो है वो पूछते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है रचनाओं का। 52 नंबर का प्रश्न है और शायद हमने बहुत बार इन रचनाओं का क्रम जो है वो जाना है कि इनका क्रम जो है वो क्या है। इसमें देखिए, झरना 18 में प्रकाशित, आंसू 25 में प्रकाशित, लहर 33 में, कामायनी 35 में। अब कहीं 36 भी लिखा हो तो हम मान सकते हैं 35, 36, और ये 33, 34 भी कई बार लिखा जाता है, लेकिन 18, 25, 33 और 35। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बांसी फूल, और मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उसकी धूल। इन पंक्तियों का सही संदर्भ इनमें से कौन सा है? तो इनमें से इसका सही संदर्भ है कि ये पंक्तियां सरधा ने कही हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये सरधा ने जो है वो कही हैं। निराला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यानी निराला के संदर्भ में कथन गलत कौन सा है? जूही की कली से मुक्त छंद का प्रवर्तन किया, ये तो सही है। और निराला ने मुक्त व छंदबद्ध दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं, ये भी सही है। निराला काव्य में तत्सम शब्दावली के साथ देसी भंगिमा के शब्द भी हैं, ये भी सही है। राम की शक्ति पूजा की रचना उनकी पुत्री की मृत्यु के उपरांत शोक के कारण हुई है, ये गलत है। ये कथन गलत है क्योंकि उनकी पुत्री की मृत्यु के उत्पन्न से जो शोक के कारण जो रचनाएं हुई, जिसको हिंदी का पहला शोक गीत कहा जाता है, वो है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जो रचना है, सरोज इनकी बेटी का नाम था, जो उनकी मृत्यु उपरांत जो है वो उन्होंने शोक गीत के रूप में लिखा था। तो ये कथन जो है वो गलत है। 55 का क्वेश्चन है, 2 कथन हैं इसमें, दोनों ही कथन जो है वो बहुत अच्छे हैं और दोनों ही कथन सही हैं। ये मैं पहले बता देता हूँ ताकि कथन हम पढ़ें तो वो हमें ध्यान में रह जाएं। राम की शक्ति पूजा में निराला ने युग चेतना के अनुरूप दर्शन, मनोविज्ञान और राष्ट्र भावना का आधार ग्रहण कर कथा को आधुनिक रूप प्रदान किया है। नगेंद्र की दृष्टि में राम की शक्ति पूजा में पात्रों की चारित्रिक गरिमा का संरक्षण हुआ है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो सही हैं। मुक्ति बोध के संदर्भ में कथन आ गया है कि कौन सा कथन असत्य है। आजकल प्रश्न इसी तरह से आने लग गए हैं कि इस रचना से संबंधित या इस कवि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन अनुचित है, कौन सा कथन अनुपयुक्त है। तो ये प्रश्न जो है वो आजकल आने लग गए हैं। अंधेरे में कविता का शीर्षक मुक्ति बोध ने मूलतः आशंका के दीप अंधेरे में रखा था। कविता का शीर्षक मुक्ति बोध ने मूलतः आशंका के दीप अंधेरे में रखा था। मुक्ति बोध की इच्छा के बावजूद संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीप नहीं हटाया गया। तो ये गलत है, ये गलत कथन है। संकलन प्रकाशन के समय अंधेरे में कविता के शीर्षक से आशंका के दीप हटा दिया गया। अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है, ये भी सही है। तो ये कथन जो है वो गलत है कि उनके कहने के बावजूद जो है वो प्रकाशक ने उसको अलग नहीं किया। देखिए, मुक्ति बोध से संबंधित ही है। कौन सा कथन असत्य है?
ये फिर एक कथन आ गया इसमें कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। अब देखिए इसमें, अंधेरे में कविता अपने अंदर की इस लड़ाई के प्रतीक कविता है जिसमें घोर अवसाद और घोर विद्रोह के तत्व हैं। ये सही है। ऐसी एक केंद्रीय फैंटेसी और उसकी भीतरी परतों में प्याज के छिलके की भांति छिपी अन्य फैंटेसियां हैं। ये भी सही है। इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज नहीं अपितु इसमें आध्यात्मिकता और रहस्यवादिता है। ये गलत है। अस्मिता की खोज नहीं अपितु, ये गलत कथन है। इसमें मुक्तिबोध साहित्य और राजनीति की प्रगतिशील परंपरा के प्रति अत्यंत जागरूक रहने वाले कवि हैं। ये भी सही है। तो ये कथन जो है वो इसमें असत्य कथन है। अब देखिए, ऐसा कोई पेपर नहीं आरपीसी का वर्तमान में जिसमें कबीर से संबंधित कथन का प्रश्न न आए कि निम्न में से कौन सा कथन कबीर के संदर्भ में असत्य है। कबीर के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पढ़ के चले जाना। कबीर से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, वो कथन ही पढ़ लेंगे तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, ये तो सही है। कबीर ने स्वयं को परोक्ष सत्ता की प्रिया के रूप में कल्पित किया है, ये भी सही है। कबीर के अनुसार परम तत्व किसी में व्याप्त नहीं है, ये गलत है। कबीर के अनुसार माया महाठगनी है, ये भी सही है। लेकिन कबीर के अनुसार परम तत्व किसी में व्याप्त नहीं है, ऐसा कबीर नहीं मानता है। यानी तत्व जो है वो किसी न किसी चीज़ में है। वो तो कहता है घट घट में ईश्वर व्याप्त है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब युग्म सुमेलित नहीं है, पात्रों से संबंधित है इसमें कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं। इसमें भोला और झुनिया गोदान के अंदर पात्र हैं, बिल्कुल हैं। शेखर एक जीवनी, शशि और दुलारी, शशि तो है, दुलारी जो है आधे अधूरे में सावित्री और जुनेजा, ये भी हैं। चंद्रगुप्त में सिंहरण और आम्भिक, ये भी हैं। तो इसमें शेखर एक जीवनी में शशि तो है लेकिन दुलारी जो है वो नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो ये 60 का प्रश्न है, नारी पर पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है। इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। यह अनुभव किसे हुआ। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पात्रों के अंदर से 60 नंबर का प्रश्न है कि नारी पर पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। यह अनुभव किसे हुआ। तो ये मेहता को हुआ। ये अनुभव मेहता को हुआ। सौम्य कुलपति ने मुझे गृह जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है वह है चाणक्य का सिंहरण से। चाणक्य का सिंहरण से। 62 नंबर का प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो गुणात्मा, यह कथन किस ग्रंथ से। तो ये कथन है काव्यालंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ से। काव्यालंकार सूत्रवर्ती जो है वो किसका कथन है, किसका ग्रंथ है। तो ये वामन का ग्रंथ है। देखिए प्रश्न देखिए आप कि औचित्य रस सिद्धस्त स्थिर काव्य से जीवितम। तो काव्य की जीविता यानी आत्मा जो है वो औचित्य को किसने मानी है। तो वो तो इस औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्षेमेंद्र, उन्होंने ही जो है वो मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में कौन सी उक्ति गलत है। यानी इनके संदर्भ में कौन सी उक्ति जो है वो गलत है, वो इसमें हमें देखनी है कि इनके संदर्भ में देखिए, शुक्ल जी ने व्यक्ति धर्म के स्थान पर लोक धर्म को श्रेष्ठ कर बताया, ये तो सही है। शुक्ल जी के अनुसार लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ये भी सही है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य जायसी को भक्तों की कोटि में परिगणित किया है, ये भी सही है। शुक्ल जी छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवादी रूप के समर्थक थे, ये गलत है। ये जो है वो कथन गलत है। काव्य यशस्य अर्थ करते व्यवहार विधेय शिवित्र से, तो ये तो मम्मट की है, काव्य प्रयोजन के अंदर है। यानी काव्य प्रयोजन 6 काव्य प्रयोजन उन्होंने बताए हैं तो वो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये मम्मट का है ये काव्य प्रयोजन।
अब देखिए इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, आचार्य भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो आचार्य भरत ने 8 रसों का जो है वो वर्णन जो है वो किया है। कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? इसमें सुमेलित बताना है हमें कि सुमेलित कौन सा है। तो इसमें दंडी का काव्य आदर्श ये जो है वो सुमेलित है। देखिए, काव्य शोभाक्रांत धर्मालंकार प्रच्छते, यह पंक्ति किसकी है? 68 नंबर प्रश्न में ये दंडी की ही पंक्ति है, काव्य आदर्श में लिखी हुई काव्य शोभाक्रांत धर्मालंकार प्रच्छते, ये दंडी की है जो बार बार परीक्षा में रिपीट भी होती रहती है। प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रसाद के नाटकों के संदर्भ में कथन है कि प्रसाद के नाटकों में देव, असुर एवं मानव तीनों श्रेणियों के पात्र हैं। ये बिल्कुल सही है, देव, असुर और मानव तीनों श्रेणियों के पात्र हैं। प्राचीन सामाजिक और नैतिक आदर्श के साथ नवीन व्यक्ति स्वातंत्र्य का संगम प्रसाद में नहीं मिलता है। ये गलत है, कथन ही गलत है। ये क्यों नहीं मिलता है? मिलता है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना है, बिल्कुल है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में विवाह विच्छेद पर प्रसाद जी का दृष्टिकोण उन्हें संस्कृति का सजग दृष्टा घोषित करता है, बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर कथन जो है वो सही नहीं है। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? देखिए, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर क्या होता है? रहस्यवाद का अभ्युदय होता है, यानी रहस्यवाद का अभ्युदय होता है। 71 का प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा कौन सा संदर्भ सही है? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन से जुड़ा कौन सा संदर्भ सही है? तो वे सन 1936 लखनऊ के अंदर हुआ था। ये बिल्कुल सही है। वाक्य रसातम काव्य पंक्ति किसकी है? तो वाक्य रसातम काव्य जो है वो विश्वनाथ की पंक्ति है। शेखर का संपर्क किस पात्र से नहीं है? शेखर का संपर्क जो है वो सुचिता से नहीं है, बाकी शारदा से है, शशि से है, सरस्वती से भी उसका संपर्क है। निम्नलिखित में से किसने एक भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखा है? तो ऐतिहासिक उपन्यासों की यदि बात आती है तो रांगे राघव ने तो लिखे हैं खूब, वृंदावन लाल वर्मा भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखता है, चतुरसेन शास्त्री ने भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, नागार्जुन ने नहीं लिखा है। नागार्जुन जो है वो आंचलिक उपन्यास तो हैं इसके। विडंबना का अंग्रेजी पर्याय क्या है? तो विडंबना जो है वो आयरनी जो है वो इसका अंग्रेजी पर्याय है।